लक्ष्मण पटेल को कोई संतान नहीं हुई तो मुझे उम्मीद थी कि पूरी संपत्ति का मैं अकेला वारिस बनूंगा, मगर जयराज का जन्म हुआ तो मेरे मंसूबों पर पानी फिर गया। मोटरसाइकिल सिखाने के लिए मैं जयराज को अपने साथ ले गया और खेत में पहुंचकर मैंने जयराज का गला दबाकर हत्या कर दी और खेत में लाश को दबा दिया था। ये कहना था उस कातिल का जिस तक पहुंचने में पुलिस को 17 महीने लग गए। एक ऐसा कातिल जिसकी वजह से एक कंकाल का डीएनए टेस्ट 3 बार हुआ। लेकिन पुलिस ने जिस तरह से इस केस में जांच करी वो सच में काबिले तारीफ है। असल में एक 10वीं क्लास में पढ़ने वाला छात्र जो एक दिन अचानक गायब हो जाता है। घर वाले हर जगह उसे तलाश करते हैं मगर उसका कुछ पता नहीं चलता। फिर एक दिन उन्हें पता चलता है कि उनके खेत से एक इंसान का कंकाल मिला है। लक्ष्मण पटेल पुलिस के साथ जब अपने खेत में जाते हैं तो उन्हें कंकाल के पास मिले कपड़े और बेल्ट देखकर वो पहचान जाते हैं कि ये कंकाल उनके बेटे जयराज का है, जो करीब 1.5 महीने पहले लापता हुआ था। मगर इसके बाद जो कहानी पुलिस को पता चलती है और जैसे ये केस पुलिस सुलझाती है, उसकी कहानी सुनकर यकीन मानिए आप भी हैरान रह जाएंगे। असल में मध्य प्रदेश के दमोह पुलिस ने 10वीं के छात्र के एक ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश करते हुए जो आरोपी है उसको 17 महीने के बाद गिरफ्तार किया। ये केस इतना पेचीदा और घुमाव था इस केस में कि पुलिस को इसे सुलझाने में 17 महीने लग गए। वो तारीख थी 14 मई, दिन था रविवार का और साल था 2023, जब पुलिस को खेत से एक कंकाल मिलता है। पथरिया गांव के रहने वाले लक्ष्मण पटेल और उनकी पत्नी यशोदा ने कपड़े और सामान के आधार पर ये पहचान करी कि शिनाख्त करी कि वो कंकाल जो था, जो उनके खेत से मिला था, वो उनके बेटे जयराज का है। हालांकि पुलिस भी पुख्ता सबूत जुटाने के लिए 2 बार कंकाल का उन्होंने डीएनए टेस्ट करवाया और दोनों बार डीएनए टेस्ट मैच नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस को बाद में पता चला कि जयराज के जन्म आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से हुआ था। इस बीच अधिकारियों के हाथ अमेरिकी पुलिस की एक किताब लगती है। इसमें आईवीएफ तकनीक से पैदा होने वाले बच्चों का डीएनए टेस्ट खून की बजाय पसीने और मुंह के लार के सैंपल से किए जाने का जिक्र था। अब पुलिस को ये जैसे पता चला तो दमोह पुलिस ने इसी तकनीक के आधार पर न केवल उस कंकाल की शिनाख्त जयराज के रूप में करी बल्कि हत्या के आरोपी को भी गिरफ्तार किया। दरअसल जयराज के पिता लक्ष्मण पटेल बताते इस पूरे मामले पर कहते हैं कि हमने अपने स्तर पर बेटे को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की थी। उसे ढूंढ कर लाने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम देने का भी ऐलान किया था। मगर जिस दिन पुलिस को उनके खेत से कंकाल मिला तो उन्होंने अपनी पत्नी को वो साथ लेकर गए और कंकाल के पास से पैंट, टी-शर्ट और बेल्ट जो मिली थी, जो कपड़े मिले थे, वो देखकर पहचान गए कि उनके बेटे के हैं, क्योंकि उन्होंने वो कपड़े उसे दिलाए थे। जिस दिन वो लापता हुआ था उस दिन उसने वही कपड़े भी पहन रखे थे और पत्नी ने उन कपड़ों को पहचानते हुए पति पत्नी ने पुलिस को बताया कि ये हमारा बेटा जयराज ही। इसके बाद माँ बाप ने तो कपड़ों से कंकाल की शिनाख्त कर ली, लेकिन पुलिस को पुख्ता सबूत चाहिए था। इसीलिए पुलिस ने कंकाल को अपने कब्जे में लिया और डीएनए जांच का सहारा लेने के लिए कंकाल को आगे फॉरेंसिक में भेज दिया। अब लक्ष्मण और यशोदा के ब्लड और हड्डियों के सैंपल जांच के लिए सागर की फॉरेंसिक लैब में भेजे गए, मगर पुलिस तब तक नरकंकाल को सील करके अपनी कस्टडी में रख लेती है। कुछ दिनों के बाद रिपोर्ट आती है सागर एफएसएल से। अब जब वो रिपोर्ट आती है वो तो देखकर हैरान थे, क्योंकि कंकाल जो था वो लक्ष्मण और यशोदा पटेल के डीएनए से मैच नहीं हुआ। इसके बाद सागर से रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने एक बार फिर से परिवार के सैंपल लिए और इसके बाद इन्हें चंडीगढ़ एफएसएल भिजवा दिया। तकनीक के मामले में चंडीगढ़ एफएसएल की गिनती देश की सबसे अच्छी लैब में होती है। हालांकि यहाँ भी डीएनए मैच नहीं हुआ। अब पुलिस के सामने इस बात की चुनौती थी कि जो कंकाल मिला वो जयराज का था या किसी और का है। अब लक्ष्मण और यशोदा जो माँ बाप थे, उन्होंने पुलिस से कंकाल को वापस उन्हें सौंपने की गुहार लगाई ताकि वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर सकें, मगर पुलिस ने कानून का हवाला दिया और कंकाल रिश्तेदारों को माँ बाप को सौंपने से इनकार कर दिया। रिश्तेदारों का ये इंतजार लंबा होता गया और तकरीबन 1 साल का वक्त गुजर गया। अब जो पिता थे लक्ष्मण पटेल, उन्होंने पुलिस को बताया कि यशोदा से उनकी शादी 2004 में हुई थी। शादी के 4 साल तक उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ तो दोनों ने इंदौर के एक आईवीएफ सेंटर से मदद ली और साल 2009 में टेस्ट ट्यूब टेक्निक से यशराज को पैदा करवाया, जो बेटा था। पुलिस ने इंदौर के उस आईवीएफ सेंटर जाती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि स्पर्म डोनर कौन था, लेकिन सेंटर वाले नियमों का हवाला देते हैं और जानकारी नहीं देते हैं।
इसके बाद जो उस वक्त दमोह के एएसपी थे संदीप मिश्रा, उनके सामने जब ये केस आया तो उन्होंने एफएसएल से जुड़ी कुछ किताबें पढ़ी। इस दौरान उन्हें अमेरिका में आईवीएफ तकनीक से पैदा हुए बच्चे की चोरी का एक केस पढ़ने को मिला, जिसमें कहा था कि अमेरिका की पुलिस ने इन बच्चों की शिनाख्त के लिए डीएनए टेस्ट करवाया था। इसके लिए जिन पेरेंट्स ने बच्चों पर दावा किया था उनके घरों से बच्चों की वस्तुएं मंगाई गई थी, कुछ सामान खिलौने वगैरह मंगाए गए थे, ब्रश वगैरह। उन सामान पर लार या पसीने के सैंपल की बच्चे के डीएनए से जांच की गई। जिन बच्चों का डीएनए मैच हुआ उनके पेरेंट्स को उन्हें सौंप दिया गया। पुलिस के गैर जिम्मेदार रवैये को देखते हुए और जब 1 साल तक कंकाल नहीं दिया तो पिता लक्ष्मण पटेल ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और याचिका लगाई कि कंकाल उन्हें सौंप दिया जाए। कोर्ट ने पुलिस को भी ऑर्डर दिया कि कंकाल माँ बाप को सौंप दें, आदेश दे दिया। तब तक दमोह एसपी के तौर पर श्रुतकीर्ति सोमवंशी चार्ज ले चुके थे। अब एसपी सोमवंशी ने इस पूरे मामले में जैसे उन्हें आया तो उन्होंने संज्ञान में, जब ये पूरा मामला आया तब उन्होंने तत्कालीन उस वक्त के थाना इंचार्ज सुधीर बोगी से कहा कि लक्ष्मण पटेल को, पिता को, उनके बेटे के कंकाल सौंप दिया जाए। इसके बाद थाना इंचार्ज जो थे वो कंकाल लेकर गांव पहुंचे और जो पिता थे लक्ष्मण पटेल, उनको जयराज का जो कंकाल था वो सौंप दिया जाता है। 13 महीने के बाद 12 मई 2024 को लक्ष्मण ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद कातिल की गिरफ्तारी के लिए लक्ष्मण पटेल ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात करी। जिस दिन जयराज का कंकाल मिला था उसी दिन लक्ष्मण ने हत्या के लिए जिम्मेदार आरोपियों के नाम भी पुलिस को बताए थे, लेकिन पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। साथ ही कंकाल जो था जयराज का है या नहीं ये भी उस वक्त तक वैज्ञानिक तौर पर साबित नहीं हो पाया था। इसके बाद सीएम के निर्देश मिले तो उन्होंने, जो पुलिस थी, एसीपी थे, उन्होंने सीएम के निर्देश मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू करी दोबारा से और एसीपी संदीप मिश्रा ने जिस किताब के पन्ने के साथ तत्कालीन थाना इंचार्ज को लेटर लिखा था उसी आधार पर नए सिरे से डीएनए जांच का फैसला लिया गया। पुलिस जो है लक्ष्मण के घर पहुंची और जयराज के बचपन के खिलौने, कपड़े, ग्लव्स, टोपी, सीटी, स्कूल का आई कार्ड, ऐसे ये सब चीज़ें इकट्ठा करी और इस सभी सामान को चंडीगढ़ की एफएसएल को भेज दिया गया। पुलिस को उम्मीद थी कि इन सामान से जयराज के शरीर के बाल, नाखून या पसीने के सैंपल मिल सकते हैं। दरअसल लक्ष्मण ने जयराज के अपहरण और हत्या के लिए अपने सौतेले भाई दशरथ पटेल के बेटे मानवेंद्र पर शक जाहिर किया था। गांव के लोगों ने भी आखिरी बार जो जयराज था उसको मानवेंद्र के साथ ही देखा था। लक्ष्मण ने पुलिस को बताया था कि वो और दशरथ एक माँ के, जिनकी जो माँ है पार्वती, उनकी बेटे थे, लेकिन उनके 2 पिता थे। लक्ष्मण पटेल के पिता श्यामलाल पटेल थे और दशरथ पटेल के पिता धनीराम पटेल थे। ये भी बताया उन्होंने कि दशरथ और उसके बेटे मानवेंद्र की उनकी संपत्ति पर नजर है। अब इसके बाद पुलिस ने लक्ष्मण के शक के आधार पर मानवेंद्र जो था दशरथ का बेटा, उसको हिरासत में लिया और जब उससे पूछताछ हुई तो वो टूट गया और उसने जयराज की हत्या करने की बात कबूल कर ली। पूछताछ में मानवेंद्र ने बताया कि जब लक्ष्मण पटेल को कोई संतान नहीं हुई तो उसे उम्मीद थी कि पूरी संपत्ति का वो अकेला वारिस होगा, मगर आईवीएफ तकनीक के जरिए जयराज का जन्म हुआ तो उसके मंसूबों पर पानी फिर गया। दरअसल लक्ष्मण पटेल जो था उनकी 100 एकड़ खेती की जमीन है, साथ ही दमोह में एक फ्लैट और मकान भी है जिसकी कीमत कहते हैं करोड़ों रुपए है। इसी प्रॉपर्टी के लालच में मानवेंद्र ने ये पूरी साजिश रची। मानवेंद्र जैसे ही बड़ा हुआ वो जयराज को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार करने लगा। उसने बताया कि पुलिस को कि ये मौका उसे 28 मार्च को मिला। दरअसल इसने मोटरसाइकिल सिखाने के लिए दोपहर 12 बजे जो मरहूम जयराज था उसे अपने साथ ले गया। खेत में पहुंचकर इसने जयराज जो था उसकी गला दबाकर हत्या करी और बाद में खेत में ही लाश को दबा दिया। मगर 1.5 महीने बाद कंकाल जो है पुलिस के हाथ लग जाता है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करके उसे कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे अब 25 अगस्त को जेल भेज दिया गया। मगर सोचिए कि 17 महीने लगे इस पूरे केस को सुलझने में, पुलिस को कातिल तक पहुंचने में। अगर मैं उस किताब की बात करूं जिस किताब से मिले क्लू की वजह से ये पूरा केस सुलझा है, उस किताब का नाम है डीएनए टेस्ट इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ट्रायल एंड पैटर्निटी डिस्प्यूट। और इसी किताब के पढ़ने के बाद जो उनको क्लू मिला एएसपी साहब को, उसके बाद जाकर ये पूरा का पूरा मामला सुलझा और 17 महीने के बाद एक माँ बाप को उनके बेटे के कातिल को जेल में पहुंचते हुए देख पाए। मगर उनके बेटे का 3 बार डीएनए टेस्ट हुआ और 3 बार में से 2 बार वो डीएनए टेस्ट में मैच नहीं हुआ, लेकिन तीसरी बार में डीएनए टेस्ट मैच हो जाता है। आरोपी ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया और अब वो शख्स जेल में है।
जहाँ वो सपने सजा रहा था, मंसूबे बना रहा था करोड़ों की ज़मीन हड़पने का, संपत्ति को अपने नाम करवाने का, आज वो इंसान के जो नसीब में आई है वो आई है जेल की 4 दीवारियाँ और 2 वक्त की जेल की सूखी टूखी रोटी। अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, गुनाह चाहे वो करने के बाद ज़मीन में ही सबूत को ना छुपा दे या अपराध को कुछ कहीं भी वो करे, चाहे वो खेत में, दिन की रोशनी में, रात के अंधेरे में, मगर कानून से वो बच नहीं पाता है। कानून के हाथ उस तक पहुंच ही जाते हैं, जैसा कि इस केस में हुआ। 17 महीने का वक्त लगा, लेकिन जो कातिल है वो चचेरा भाई निकला और उसी शख्स ने अपने हाथों संपत्ति के लिए उस मासूम की 10वीं क्लास के छात्र की बेरहमी से हत्या करी। हत्या के बाद उसकी लाश को खेत में दफन कर दिया। ज़रा सोचिए उस माँ बाप पर क्या गुजरी होगी जिनकी 4 साल तक कोई औलाद नहीं थी और फिर IVF की तकनीक के ज़रिए उनकी एक औलाद होती है, और वो भी किसी इंसान ने सिर्फ इसलिए छीन ली क्योंकि उसे प्रॉपर्टी की लालच थी, प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाना चाहता था, इसीलिए उसने उस मासूम को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे केस के ऊपर, इस पूरी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के ऊपर किस तरीके से DNA सैंपल की मदद से उन्होंने पूरे केस, ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाया, इसके ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।